हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी पोएम पढ़ेंगे। ओ कैप्टन माय कैप्टन यूनिट 1 है। ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसकी ये आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर बीकॉम कंपलसरी इंग्लिश की ये बुक है सक्सेस एवेन्यू। इसकी जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसकी यूनिट 1 है ओ कैप्टन माय कैप्टन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम को आज हम लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही इसके वर्ड मीनिंग भी हम देखते जाएंगे। तो ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसके राइटर वॉल्ट विटमैन है और इसमें यहाँ पर शुरू में दिया गया है राइटर के बारे में, जो वॉल्टर विटमैन है उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। वॉल्ट विटमैन was one of the most influential poets in American literature। जो वॉल्ट विटमैन थे उनका बर्थ जो हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था वो 1819 में हुआ था और 92 में उनकी डेथ हुई थी, यानी कि 1892 में उनकी डेथ हुई थी। was one of the most influential poets in American literature। वो अमरीकी साहित्य के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक थे। Whitman had only a few years of formal education before working as an office boy for several lawyers। बहुत सारे कई वकीलों के लिए ऑफिस बॉय के रूप में काम करने से पहले विटमैन के पास केवल कुछ साल की औपचारिक शिक्षा थी। औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कुछ साल ही वो स्कूल या कॉलेज गए थे। बिफोर वर्किंग एज एन ऑफिस बॉय फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक, मतलब उन्होंने ऑफिस बॉय के रूप में काम किया वकीलों की ऑफिस में, वकीलों के पास। उस तक जब तक उन्होंने काम किया तब तक उनके पास मतलब बहुत कम जो थी स्कूली शिक्षा थी या फिर कॉलेज शिक्षा थी, वो बहुत लिमिटेड थी उनके पास। ही लेटर वर्कड एज ए टाइप सेटर फॉर न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, और बाद में उन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए भी टाइप सेटर के रूप में काम किया। विटमैन वॉज डिटरमाइंड टू बिकम ए राइटर, और विटमैन जो थे वो डिटरमाइंड थे, मतलब दृढ़ थे कि उनको क्या करना है, उनको एक राइटर, उनको एक लेखक बनना है। एंड हिज मोस्ट फेमस वर्क लीव्स ऑफ ग्रास, और उनका जो सबसे प्रसिद्ध काम था वो था लीव्स ऑफ ग्रास, मतलब घास की पत्तियाँ। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसमें बहुत सारी पोएम्स का, कविताओं का एक संग्रह था। वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855, जो सबसे पहली बार जो 1855 में वो प्रकाशित हुई थी। पब्लिश मतलब प्रकाशित हुई थी। ही कंटिन्यूड टू एक्सपेंड एंड रिवाइज दिस कलेक्शन अंटिल हिज डेथ, और उन्होंने अपनी मतलब उनकी जब मृत्यु हुई ना तब तक उन्होंने इस संग्रह के विस्तार और संशोधन को, इसके करेक्शंस को जारी रखा। लीव्स ऑफ ग्रास रिमेन्स ए माइलस्टोन इन द अमेरिकन लिटरेरी कैनॉन एंड हैज़ बीन रीड एंड अप्रिशिएटेड बाय जनरेशंस ऑफ रीडर्स एंड क्रिटिक्स। घास की पत्तियां जो थी वो अमेरिकी साहित्य कैनन में एक मील का पत्थर बनी हुई है और पाठकों और आलोचकों की पीढ़ियों द्वारा पढ़ी और सराही गई हैं, मतलब अप्रिशिएट की गई हैं। विटमैन इज कंसीडर्ड ए ट्रायल ब्लेजर इन बोथ द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ हिज पोएट्री। विटमैन को उनकी कविता के रूप और सामग्री दोनों में एक पथ प्रदर्शक माना जाता है। ट्रायल ब्लेजर, पथ प्रदर्शक उन्हें माना जाता है। तो ये अबाउट दी पोएट हो गया है। यहाँ पर दिया गया है अबाउट दी पोएम। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। पहले ये हम पोएम के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले चलिए पहले देखते हैं इसे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉज रिटन बाय विटमैन इन 1865 एंड इंक्लूडेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये विटमैन के द्वारा 1865 में लिखी गई थी और लीव्स ऑफ ग्रास में इसे इंक्लूड किया गया था। व्हेन ही पब्लिश्ड इट्स 4th एडिशन इन 1867, जब उन्होंने 1867 में अपना चौथा संस्करण यानी कि 4th एडिशन प्रकाशित किया था। दिस पोएम इज एन एल्गी, एल्गी होता है, एल्गी बोल सकते हो या एलिजी भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है एक शोक गीत या फिर शोक कविता। तो ये जो कविता है ये एक शोक कविता है जो दुख में लिखी गई है। रिटन टू माउंट द डेथ ऑफ द अब्राहम लिंकन, जो कि अब्राहम लिंकन कौन है, जो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी जो मृत्यु है उसकी उस पर शोक व्यक्त करने के लिए ये जो है कविता लिखी गई है। अब्राहम लिंकन कौन थे? द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु वाज असैसिनेटेड इन अप्रैल 1865। और अब्राहम लिंकन जो थे वो उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए ये कविता लिखी गई थी, जिनकी अप्रैल 1865 में हत्या कर दी गई थी। और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आगे देखते हैं। and praises his efforts that finally unified a
फ्रैक्चर्ड नेशन। और उनके जो एफर्ट थे, उनके जो मतलब उन्होंने जो जो कार्य किए, प्रयास किए, उनकी प्रशंसा करता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक फ्रैक्चर्ड नेशन मतलब एक जो खंडित, फ्रैक्चर का मतलब टूट फूट होती है ना, जब हाथ में भी हड्डी टूट जाती है तो हम बोलते हैं ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो कह रहे हैं उन्होंने एक खंडित राष्ट्र को एक किया था, फाइनली यूनिफाइड मतलब एक किया था। इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट द आयरनी दैट द नेशन लॉस्ट इट्स लीडर जस्ट व्हेन इट हैड कम थ्रू ए टर्ब्यूलेंट पीरियड। और ये उस बात की और भी, उस विडंबना की ओर भी इशारा करता है कि राष्ट्र ने, अमेरिका राष्ट्र ने अपने नेता को ठीक उसी समय खो दिया जब वो एक अशांत दौर से गुजरा था। वो इस तथ्य को It underlines the fact that the nation owes its stability to its father Lincoln। ये इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि राष्ट्र की स्थिरता उसके पिता लिंकन के पास है। तो ये आपका अबाउट दी पोएम था, और डिटेल में हम इसे जानते हैं। ये जो ओ कैप्टन माई को कैप्टन है, इसमें जो है सबसे बड़ी पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, इस पोएम में अमेरिका को एक शिप वेसल माना गया है और जो लिंकन है उसे इस शिप का कैप्टन माना गया है। साथ ही जो पोएट है वॉल्टर विटमैन, उन्हें इस शिप का सेलर माना गया है। और जब ये शिप किनारे पर पहुंचती है तो पूरा का पूरा जो जन समूह है वो बहुत उत्साहित होता है, लेकिन जो पोएट है वो देखता है कि कैप्टन डेक पर मरे हुए पड़े हैं और उनकी हत्या हो गई है, और ये पोएम इसी दुख के बारे में है। सेकेंड थिंग जान लेते हैं कि अब्राहम लिंकन जो थे, उनकी मृत्यु से इतना दुख क्यों था लोगों को, इतना ज़्यादा तनाव क्यों था, और वहाँ पर जो था गृह युद्ध जो चल रहा था, सिविल वॉर, वो क्यों था। तो इसका सबसे बहुत जो सटीक जानकारी है वो ये है कि जो अफ्रीका के तो निरीह हबशी थे, निग्रोज उन्हें बोला जाता है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ गुलाम के रूप में जो था अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया गया था और उन्हें बेचा जाता था। अमेरिका में जो थे काले लोग भी थे और गोरे, यानी कि श्वेत और अश्वेत की वहाँ पर हमेशा जो है वो लड़ाई बनी रहती थी, और दास प्रथा वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट थी, दास प्रथा वहाँ पर चालू थी। वहाँ पर ज़मीन चाहे जितनी भी हो, लेकिन वहाँ के गोरे लोगों ने क्या किया, जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उन्होंने उनसे पशुओं की तरह काम कराया, और काम कराकर अपने लिए जो भी प्रॉस्पेरिटी की चीज़ें थी, जो भी वैभव की चीज़ें थी, उनकी वृद्धि करनी आरंभ कर दी। और वे लोग जो थे वो नीग्रोज को, नीग्रो मतलब हबशियों को, जो काले श्वेत अमेरिकन्स हो गए, उनको क्या करते थे, उन्हें इंसान ही नहीं समझते थे, मनुष्य ही नहीं समझते थे, और उनके साथ वो कैसा भी व्यवहार कर सकते थे। हबसी दास को अगर मार डाला गया, मतलब उस दास प्रथा के अंदर अगर उस हबसी दास को मार भी डाल दिया गया तो उसके ऊपर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं था, कोई सजा नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। और वास्तव में जो सैकड़ों दास तक बेचारे जो वो लोग प्रथा, वो जो कुरु प्रवृत्ति थी उसको सहते रहते थे, और उनके मालिकों के द्वारा लास्ट में उन्हें मार दिया जाता था। और उन निग्रोज की जो संतानें थी, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे, उन सब पर भी मालिक का अधिकार था। वे मालिक की जो थी अचल संपत्ति थी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, मतलब उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है वो उसी मालिक की दास्ता करती रहती थी। और जब कोई बेचारा निग्रो जो था, जब कोई हबशी बेचारा, वो अश्वेत नागरिक बेचारा उसे दूसरे के हाथों नहीं बेच दिया, तब तक वो वैसे ही सहता रहता था। और अगर कभी कभी वो बेचारा भीषण कष्टों को सहते हुए अगर वो किसी कारण से वो दास भाग जाता था, तो जानवरों की तरह उसका पीछा करके उसकी खोज की जाती थी, और उसे पकड़कर पहले से भी ज़्यादा उसे जो है यातनाएं दी जाती थी। तो जो अब्राहम लिंकन है, उनका जन्म जो था फरवरी 1806 में हुआ था, 1806 में। वो एक व्यक्ति थे जिसने अमेरिका को इस कलंक से मुक्त कराने के लिए अपने ही देशवासियों से युद्ध करने का खतरा उठाया। मतलब उस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, जिसे सिविल वॉर कहते हैं, और अंत में इसी उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने अपना बलिदान कर दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। अमेरिका में दो ग्रुप बन गए थे, एक सफ़ेद लोगों का और एक काले लोगों का। मतलब एक ग्रुप उन लोगों का था जो तो ये कहते थे कि नहीं सभी मनुष्य एक समान है, सबको एक से अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो काले अमेरिकन हो, चाहे वो काले लोग हो, निग्रोज हो, या फिर वो गोरे लोग हो। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो ये कहता था कि नहीं निग्रोज को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनका कोई अधिकार नहीं, वो सिर्फ दास प्रथा के लिए ही बने हैं, हमारा दास बनने के लिए। तो इस तरह दो ग्रुप हो गए थे। तो उन्हीं में से एक ग्रुप ने, जो लिंकन का विरोधी था, उन्होंने लिंकन की जो है हत्या कर दी थी, और इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। और उनके हृदय में जो थी बहुत मानव जाति के लिए बहुत एक भावना थी। एक बार उन्होंने क्या देखा, बहुत ज़्यादा किसी दास पर जुल्म होते हुए देखा, और एक बार उन्होंने देखा कि एक नीग्रो लड़की की नीलामी हो रही थी, और उसकी नीलामी जब हो रही थी तो जो खरीदार था, जो बायर था, वो उसे कभी चुटकी काट के देखता, कभी उसे घोड़े की तरह चलाकर देखता, उसकी तरह तरह से
प्रोटेस्टिंग कर रहा था। फिर वो क्या था, इसे देखकर लिंकन को बेचारे को बहुत हर्ट हुआ, उसे बहुत, उसका हृदय जो था ग्लानि से भर गया और उन्होंने सारी उपस्थित जनसमूह से कहा कि मैं ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर कभी उपयुक्त अवसर मिला तो इस पापपूर्ण प्रथा का जड़ मूल से उखाड़कर अंत करूंगा, इसे उखाड़कर फेंक दूंगा। इसीलिए जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध किया और जो लास्ट में उन्होंने क्या किया, उनको जीत हासिल हुई। लेकिन जब उनको जीत हासिल हुई तभी उनकी हत्या कर दी गई। उसी हत्या के बाद वॉल्टर विटमैन ने जो है ये पोएम लिखी है। तो चलिए अब हम हमारी पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि ये लिंकन की हत्या क्यों हुई थी और लिंकन ने दास प्रथा को ख़त्म किया था। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा लोग सम्मान करते थे, प्यार करते थे, क्योंकि उसके बाद जो थी वहाँ पर दास प्रथा खत्म हो गई थी। और सिर्फ पुराने ज़माने की बात नहीं है, ये आज के करंट टाइम में भी आप कई बार न्यूज़ में देखोगे कि जो काले लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो अश्वेत लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनके साथ आज भी वहाँ पर कई लोग गंदा व्यवहार करते हैं। जैसे अपने यहाँ छुआछूत की प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी कई लोग बहुत सारे वैसे शो ऑफ कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे, लाइक दैट। तो चलिए हम हमारी पोएम को शुरू करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कैप्टन मेरे कैप्टन। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। एक और चीज़ देखिए आप, इसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है और एपोस्ट्रॉफी का यूज़ ऐसे व्यक्तियों को संबोधन में यूज़ होता है जो मर चुके होते हैं या फिर वो निर्जीव वस्तु के लिए भी यूज़ किया जाता है एपोस्ट्रॉफी। इसमें ओ कैप्टन माय कैप्टन के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाए ना, उसी की मैं बात कर रही हूँ कि एपोस्ट्रॉफी जो है वो मृत लोगों से बात करने के लिए लगाया जाता है। हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। हमारी जो डरावनी, जो भयानक यात्रा थी वो खत्म हो गई है। तो डरावनी यात्रा यहाँ किसके लिए लगाया गया है, मतलब जो भयानक गृह युद्ध, जो सिविल वार चल रहा था वहाँ पर काले गोरे के समान अधिकार के लिए, उसके बारे में ये बात की गई है। वो कह रहे हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, हमारी जो भयानक यात्रा थी वो समाप्त हो गई है, वो खत्म हो गई है। और भयानक यात्रा किसकी थी, गृह युद्ध की, सिविल वार की। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वोन। जो शिप है, जो जहाज है, उसने हर यातना कष्ट का सामना कर लिया है और जो पुरस्कार हम चाहते थे, द प्राइज, जो पुरस्कार हम चाहते थे, वी सॉट इज वोन, वो हमने जीत लिया है। मतलब सरकार ने मुश्किल का समाधान कर दिया है और गुलामी को खत्म कर दिया है। ये कहने का तात्पर्य है उनका कि भाई श्वेत, जो व्हाइट और अश्वेत ब्लैक लोग हैं, उनके बीच को जो दास्ता की दूरी थी, मतलब दास्ता की वजह से वो दास बने रहते थे, उनकी मुक्ति हो गई है। जो युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध था, वो हमने जीत लिया है। दी पोर्ट इज़ नियर, बंदरगाह नज़दीक है। दी बेल्स आई हियर, मैं घंटियाँ सुन सकता हूँ, सुन रहा हूँ। द पीपल आर एक्सल्टिंग, सभी लोग आनंद ले रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, ये युद्ध जीतने वाले संघ की खुशी व्यक्त करती हैं, क्योंकि गुलामी को खत्म कर दिया गया है, दास्ता से मुक्त कर दिया गया है काले लोगों को। तो ये पंक्तियाँ जो हैं, अब ये वाली जो पंक्तियाँ हैं, ये जहाज की गंभीरता और युद्ध के गहरे पक्ष की बात करती हैं। कौन सी वाली, वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। अब आगे देखते हैं, ये कहते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि और आंखें जहाज की तली का अनुसरण कर रही हैं, देख रही हैं इस गंभीर और साहसी पोत जहाज को। मतलब जो अमेरिका का जो गृह युद्ध था उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, हालांकि जो पुरस्कार मांगा था वो जीत लिया गया है। मीन्स कैसे पोर्ट पर लोग जहाज को जो है उत्साह से खींचते हुए देखते हैं। जहाज स्थिर है और मजबूत है, लेकिन साथ ही बहुत गंभीर और बोल्ड भी है। मतलब जहाज थका है पर उसमें साहस है। वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, मतलब जहाज अभी भी साहस है उसमें, वो थका है, ग्रिम है, लेकिन उसमें साहस है। बट ओ हार्ट हार्ट, लेकिन ओ दिल दिल दिल। इस पांचवी पंक्ति में हृदय की पुनरावृत्ति, मतलब हृदय वर्ड को बार बार जो रिपीट किया गया है, वो कवि के विशाल दुख और दिल के दर्द की ओर जो है ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन ओ दिल दिल दिल, यहाँ पर ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ रिसते हुए खून के कतरों, ओ रिसते हुए खून के कतरों, बहते हुए खून की बूंदों। कवि यहाँ पर कह रहा है कि कैप्टन का खून जो है वो बह चुका है, इसलिए कवि जो है वो बेचारा कहता है ये बहती हुई लाल रक्त की जो बूंदें हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ जहाज की छत पर मेरे कप्तान पड़े हैं, मतलब कप्तान की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो जहाज के डेक पर, छत पर जहाज की पड़े हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डैन, उनका शरीर ठंडा और शांत है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई है और मृत्यु के लिए विटमैन
कैप्टनमैन को बहुत ज़्यादा दुख है, उसी संदर्भ ये दे रही हैं कि जो कप्तान है वो जहाज़ की छत पर पड़े हैं और उनका शरीर जो है वो ठंडा हो गया है और शांत हो गए। तो इसमें टोटल 24 लाइन्स है, जिसमें शुरू की 8 लाइन्स यानी कि पहला जो हमारा स्टेंजा है वो कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कैप्टन, ओ कप्तान, मेरे कप्तान, राइज अप, उठो, एंड हियर द बेल्स, और घंटियों को सुनो। मतलब जो पोएट है वो ये मान ही नहीं रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, कि ओ कप्तान, मेरे कप्तान, उठो, राइज अप एंड हियर द बेल्स, उठो और घंटियां सुनो। मतलब यहाँ पर वो उनका कहने का मतलब है कि जो कैप्टन है वो उनको लग ही नहीं रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है, और वो उनको कह रहे हैं कि उठो भाई, इस खुशी में तुम भी शामिल हो, सबके साथ उन लोगों के बीच चलो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, उठो, आपके लिए ये जो झंडा है, पताका है, ये लहराती है। फॉर यू द बगल ड्रिल्स, और आपके लिए ही ये जो बिगुल हैं ये बजाए जाते हैं। मतलब वो कैप्टन से कह रहे हैं कि कैप्टन उठो, घंटियों को सुनो, किनारे पर चलो, जो लोग हैं उनके जश्न में, मतलब वो कह रहे हैं ना कि किनारे पर चलो, जश्न में शामिल हो, लोग आए हैं। वो कह रहे हैं आपके लिए ये जो पताका है, ये जो झंडा है, इसे फहराया जा रहा है, आपके लिए बिगुल बजाए जाते हैं। फॉर यू बकेट्स एंड रिबन रेथ्स, फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग, आपके लिए गुलदस्ते और रिबन की मालाएं हैं, आपके लिए किनारे पर भीड़ है, यानी कि रिबन से बंधे हुए जो श्रद्धा के फूल हैं, गुलदस्ते हैं, वो तुम्हारे लिए लेकर एक भारी जनसमूह, क्राउडिंग का मतलब है भारी जनसमूह जो है वो किनारे पर, शोर मतलब किनारा, क्राउड से बना है, क्राउडिंग भारी जन सैलाब जो है, भीड़ है, वो जो उमड़ी है किनारे पर, उठो, तुम्हारे लिए है वो सब। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग, फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग, मतलब आपके लिए वो आवाज़ें लगाते हैं, तुम्हें बुलाते हैं वो सब एक साथ। झूमती भीड़ मतलब ये लहराता जनसमूह, उनके उत्सुक चेहरे चारों ओर देखते हैं, मतलब ईगर फेसेस टर्निंग मतलब चारों ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अपने नेता, अपने कैप्टन लिंकन को जो है वो ढूंढ रहे हैं। हियर कैप्टन डियर फादर, मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो जो आवाज़ें लगाते हैं वो सब एक साथ लिंकन को बुला रहे हैं, और वो जो लहराता हुआ जन समूह है उनके उत्सुक चेहरे चारों ओर देखते हैं, मतलब उनको अब्राहम लिंकन, उनको उनकी आंखें जो हैं वो ढूंढती हैं, और हर कोई लिंकन की उपलब्धि का जश्न मना रहा है। इस भयानक गृह युद्ध के बाद गुलामी जो थी, गुलामी का उन्मूलन हुआ है और लोगों का एकीकरण हुआ है, मतलब दास्ता खत्म हुई है और जो लोग हैं, जन समूह हैं, वो एक हुआ है। हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ पर कवि जो है वो फिर से कप्तान को इस तरह पुकारता है कि जैसे वो कभी गिरा ही ना हो। कप्तान, प्रिय पिता, पिता क्यों कहता है कवि? क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं, वो अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट हैं, तो कवि कहता है पिता की तरह उनको संबोधित कहता है। हियर कैप्टन, हे कप्तान, प्रिय पिता, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये हाथ तुम्हारे सर के नीचे, मतलब कवि का हाथ उनके कैप्टन के सर के नीचे है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेथ, वो कह रहे हैं कि ये कोई सपना है जो पोत की छत पर हुआ है, मतलब जहाज की छत पर, डेक पर जो ये हुआ है, ये कोई सपना है। मतलब कभी अपने प्रिय कप्तान की मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, फिर भी वो ये पूछता है कि क्या ये कोई स्वप्न है जो कप्तान डेक पर गिर गया है। और उन्होंने अपना हाथ उनके सर के नीचे क्यों लगाया है? जैसे सपोर्ट देते हैं ना किसी को उठाने के लिए, वैसे ही सहारा देने के लिए कवि ने जो है अपना हाथ जो है कैप्टन के सर के नीचे लगाया, उनको उठाने के लिए। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। कप्तान का शरीर ठंडा हो गया है और वो मृत पड़े हुए हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, आगे वो कहते हैं, अब ये जो तीसरा श्लोक है ये एक उदास मूड में शुरू होता है, क्योंकि लास्ट में कवि ने जो है वो मान लिया है कि कप्तान जो है वो मर चुका है, चला गया है, उसका जो कैप्टन है अब्राहम लिंकन वो मर चुके हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा जो कैप्टन है वो कोई जवाब नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पेन्ड एंड स्टिल, उनके होठ पीले हो गए हैं। एंड स्टिल, स्टिल का मतलब है तो होता है शांत, उनके होठ पीले हैं और शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और जो मेरे पिता हैं वो मेरी बाह को महसूस नहीं करते हैं। ही हैज़ नो पल्स नोर विल, उनकी कोई नब्ज नहीं है और न ही कोई इच्छा है। पल्स का मतलब होता है नब्ज, उनकी कोई नब्ज भी नहीं है और उनकी कोई इच्छा भी नहीं है। विल होता है इच्छा।
द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन। वो कह रहे हैं यहाँ पर पहली वाली लाइन में देखिए, यहाँ कभी फादर कहकर उन्होंने, देखो माई फादर डज नॉट फील, यहाँ पर भी उन्होंने फादर वर्ड का यूज़ किया है। यहाँ कभी फादर कहकर लिंकन को, क्यों? क्योंकि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पिता के रूप में संदर्भित कर रहा है लिंकन को। यहाँ पर संयुक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर अब काले और जो गोरे थे उनके बीच की जो दास्ता की दीवार थी उसे हटा दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिता के रूप में वो उनको संदर्भित कर रहा है, और वो विश्वास नहीं करता है कि जो कप्तान राष्ट्रपति है मर चुका है, इससे वो अपनी बाह जो है वो पड़े हुए राष्ट्रपति के सर के नीचे रखता है, और वह ऐसा उन्हें उठाने में मदद करने के लिए करता है, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि वो निर्जीव और ठंडे पड़े हैं। हैज़ नो पल्स, बोला है ना, उनकी कोई पल्स नहीं है, मतलब नब्ज नहीं है, क्योंकि वो मर चुके हैं। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉइस क्लोज्ड एंड डन। और जो जहाज है उसने सुरक्षित रूप से लंगर डाल दिया है, और इसकी जो यात्रा है वो पूरी हो गई है और बंद हो गई है। मतलब जहाज जो है वो अब सुरक्षित है। मतलब जहाज कौन है? अमेरिका। मतलब अमेरिका जो है वो अब सुरक्षित है, वहाँ पर अब वो जो दास्ता थी वो समाप्त हो गई है। तो अमेरिका क्या है अब? अमेरिका अब जो है वो सुरक्षित है। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, वो कहते हैं इन पंक्तियों में एपोस्ट्रॉफी को, देखो इन पंक्तियों में जो है एपोस्ट्रॉफी को का जो उदाहरण है वो किनारे को आनंदित करने के लिए कविता के दौरान एक विशिष्ट तुकबंदी की योजना को दर्शाता है। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, ओ किनारों उल्लास मनाओ और घंटियों को बजाओ, हे तटो जय जयकार करो, विजय का नाद होने दो। बट आई विथ मॉर्नफुल ड्रेड, लेकिन मैं शोकपूर्ण चाल के साथ, मतलब शोकाकुल कदमों के साथ। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, मॉर्नफुल मतलब दुखी, शोकाकुल कदमों के साथ। ट्रेड होता है कदम चाल, क्योंकि वो ट्रेडमिल करते हैं ना जिम में जो होती है ट्रेडमिल, उसी से ये ट्रेड बना है। ट्रेडमिल मतलब जिस पर पैरों से चलते हैं, कदमों से चलते हैं, तो हियर ट्रेड का यूज़ किया गया है उसी के लिए, चाल के लिए। वो कह रहा है, जो पोएट है वो कह रहा है, लेकिन मैं जो है वो शोकपूर्ण चाल के साथ, शोकाकुल कदमों के साथ चल रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि सबको उल्लास मनाने दो, किनारों को जय जयकार करने दो, घंटियों को नाद करने दो, और मुझे अकेले को अपना जो मेरा जो फादर है, राष्ट्रपिता है, जो लिंकन है, मेरा कैप्टन है, मुझे उसकी मृत्यु का शोक मनाने दो। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, मतलब वो कह रहा है मैं शोकाकुल कदमों से कहाँ चल रहा हूँ? डेक की मतलब पोत की जो छत है, जहाज की जो छत पर है उस पर चलता हूँ, जहाँ पर मेरे कप्तान ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडे और मृत पड़े हुए हैं। यहाँ पोएम एंड होती है, और ये कविता जो है जीत और हार दोनों के साथ समाप्त होती है। जीत किस चीज़ की? जीत इस चीज़ की कि अब्राहम लिंकन ने जो सिविल वॉर शुरू किया था, नीग्रोस को, काले हबशियों को दास्ता से मुक्ति दिलाने का, क्योंकि उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया जाता था। आप कभी इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं सर्च करके। तो उन नीग्रोस को दास्ता से मुक्ति दिलाई थी, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके साथ कैसा भी गलत व्यवहार किया जाता था, बुरे से बुरा सलूक किया जाता था। तो वो जो सिविल वॉर था उसमें लास्ट में जो थी लिंकन की जीत हुई थी, और अमेरिका जो था एक हो गया था, क्योंकि सरकार ने वहाँ से दास्ता को हटा दिया था और काले और गोरे सभी लोगों को समान अधिकार दे दिए थे। तो ये आपकी जो पूरी पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप में शेयर करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि पोएम आपको कैसी लगी। इस पोएम से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो हमने साथ के साथ किए हैं, देखे हैं, और हम देख लेते हैं। विदर्ड मैंने आपको बताया ना, मतलब साहस के साथ उसने हर चीज़ का सामना किया है। रैक का मतलब द डिस्क्रिप्शन और कोलैप्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की तबाही, नुकसान, टूट फूट। वो पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। एक्सल्ट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रेट जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। वो कहता है ना किनारों उल्लास मनाओ, वहाँ पर यूज़ हुआ था ना ये एक्सल्ट और शोर्स, तो वही है ये, खुशी मनाना, बहुत ज़्यादा उल्लास मनाना। कील, वन ऑफ द मेन लॉन्गिट्यूडल बीम और प्लेट्स ऑफ द हल ऑफ ए वेसल कैन एक्सटेंड वर्टिकली इनटू द वाटर टू प्रोवाइड लिटरल स्टेबिलिटी, मतलब जहाज के तले में लगा हुआ होता है। जब स्टेबिलिटी, जहाज को मतलब स्टेबिलिटी देने के लिए ना उसे खड़ा, जब किनारे पे लगाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। ग्रीम मतलब होता है फॉरबिडिंग स्टर्न, मतलब जो भूलने लायक ना हो, ऐसा शोक, दुख।
बगल मतलब बिगुल वगैरह, जो ट्रम्पेट जो बज रहे थे वहाँ पर, वो कहता है ना बिगुल बजाओ। ट्रिल का मतलब होता है टू सिंग और प्ले, गाना या फिर खेलना। रिबन का मतलब है टू बी डेकोरेटेड विद रिबन्स, रिबन्स लगा के जो डेकोरेट करते हैं वो। रैथ का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स फास्टर डिनरिंग, वो जो गोल गोल घेरे के चारों तरफ फूल वगैरह लगे होते हैं ना, वो दरअसल जब किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं तब उनका यूज़ करते हैं। पेल का मतलब होता है लैकिंग इन वाइटलिटी, मतलब पीला पड़ गया था। डैक होता है जहाज की छत। एंकर्ड मतलब उसको किनारे पर डाल दिया था ना, रस्सी डाल दी थी। ए वेसल सिक्योर्ड विद एन एंकर, एंकर इस टाइप का होता है, आप देखना उसकी फोटो डालेंगे तो उसकी पिक्चर आ जाएगी। वो ना किनारे पे उससे बांधते हैं, उसमें ऐसे ऐसे आगे कील सी लगी होती है, ऐसे उसको फंसा के जहाज को पीछे लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो इच्छा होती है वो। माउंटफुल मतलब बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करना। ट्रेड का मतलब द साउंड ऑफ समवन वॉकिंग, किसी के चलने की जो आवाज़ें होती हैं वो। ये आपके वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट हो गए, आपकी पोएम भी कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यू कैन हैव अ लुक एट दी क्वेश्चन आंसर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।